Hello children, today we are going to discuss this farming in Palampur. In the previous video we have already discussed what are the various factors of production, and over there we saw that there are four factors of production and they are land, labor, physical capital and human capital. We had classified this physical capital into two types. They were fixed capital and working capital. So today we are going to discuss this farming in Palampur. तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन में लिखा है लैंड इज फिक्स। लैंड इज फिक्स का मतलब है जो लैंड का जो मात्रा होता है वो लिमिटेड होता है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि वहाँ पे जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है या पालमपुर में वो क्या है, तुम्हारा फार्मिंग है। आगे बताया गया 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो वहाँ पे जो लोग हैं जो अपनी जीविका को कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, तो वहाँ में उन लोगों में से 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग में डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए, यानी जीविका के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। तो ये जो 75% लोग हैं जो फार्मिंग में इन्वॉल्व है वो क्या हो सकते हैं, वो फार्मर्स हो सकते हैं यानी कि वो किसान हो सकते हैं, या फिर वो फार्म लेबरर्स हो सकते हैं यानी कि फार्म में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। आगे बताया गया है कि द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो इन लोगों का जो कंडीशन है यानी वेल बीइंग है वो किसके साथ जुड़ा होता है, तो बोला गया है कि ये जो फार्म में जो प्रोडक्शन होता है उसके साथ वो रिलेटेड है। अगर खेतों में जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा नहीं होगा तो इन लोगों का जो लाइफ होगा उसको असर करेगा। ऐसे करके अगर फार्म में प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो उससे उनको ही यानी कि ये जो लोग हैं वो लोग ही प्रभावित होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया इनका जो वेल बीइंग है यानी कि इनका ये जो लोगों का जो भलाई है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो बोला गया प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स के साथ। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे याद रखो कि एक बेसिक कॉन्स्ट्रेंट होता है, एक बेसिक यानी कि जो एक जो फंडामेंटल का है, बेसिक कहने पर फंडामेंटल जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो बाधा होता है किसमें, तो बोला गया रेजिंग फार्म प्रोडक्शन में, यानी कि फार्म से प्रोडक्शन बढ़ाने में एक बाधा होता है। वो बाधा क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। तो यहाँ याद रखना है कि जमीन जो होता है जिसमें हम खेती करते हैं वो प्रैक्टिकली क्या है, फिक्स्ड है, वो लिमिटेड है। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1960s के समय से पालमपुर में जो जमीन है जिसमें हम खेती कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं आई, यानी कि जो जमीन का एरिया है वो फिक्स्ड है, अभी भी वो उसमें क्या नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है, यानी ज्यादा मात्रा में जमीन में मतलब में हम खेती नहीं करें। जितना जमीन में हम 1960s में खेती करते थे उतने ही जमीन में अभी भी पालमपुर में हम खेती कर रहे हैं। By then some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land। तो बोला गया है कि उस समय में 1960s में ही कुछ जो जमीन थे जो वेस्टलैंड्स थे। अब वेस्टलैंड्स क्या है कहेंगे तो वेस्टलैंड्स हम ऐसे एरियाज को कहते हैं जो रॉकी होता है या फिर जो डेजर्ट एरिया होता है, तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, वेस्टलैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ऐसे वाले जो वेस्टलैंड्स थे जो पालमपुर में थे उसको लोगों ने क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था किसमें, तो कल्टिवेबल लैंड में, जो 1960 से ही पहले ही ये सब हो गया था। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। तो इसी वजह से वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं, यानी कि वहाँ पे चांसेस ही नहीं है कि हम क्या करें, नया और जमीन को हम फार्मिंग के पर्पज के लिए लाए और जो कल्टीवेशन के अंडर में जो जमीन है उसको बढ़ाए। कहाँ पे, तो पालमपुर में। तो यहाँ पे याद रखना है जमीन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो लिमिटेड है। और वहाँ पे जो 1960s में जितनी जमीन में हम खेती कर रहे थे पालमपुर में और अभी भी जितनी जमीन में खेती कर रहे हैं वो जमीन का मात्रा क्या है, वो फिक्स है, वो मतलब बढ़ा हुआ नहीं है। आगे यहाँ देखने को मिलता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। तो याद रखना स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड क्या है, तो हेक्टर है। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, ग्विंथिया एक्सेट्रा। तो यहाँ भी याद रखना है कि हालांकि जो गांव होता है, गांव में हमें देखने को मिलता है कि लोग जमीन को डिस्कस करें, जमीन के बारे में बात करते हो तो कौन सा वाला यूनिट का प्रयोग करें, वो लोग बोलेंगे बीघा या फिर ग्विंथा। तो ऐसे करके यहाँ पे बोला गया है 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters। तो यहाँ बोला गया 1 हेक्टर एरिया कितना जमीन के बराबर होता है, तो बोला गया 1 हेक्टर जो जमीन होता है वो कितना जमीन होता है, तो बोला गया एक स्क्वायर, जहाँ पे जो स्क्वायर का एक जो साइड होगा वो 100 मीटर्स का उसका मेजरमेंट होगा। तो आगे यहाँ पे बोला गया कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो ये वाला एक्टिविटी हम स्किप कर रहे थे।
तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो जमीन है वो सीमित है, इसलिए ये क्या एक बाधा, एक बेसिक कॉन्स्टेंट है क्या बढ़ाने के पीछे, जो अगर हम फार्म से जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक बाधा बनता है। और साथ में हमने देखा कि 1960s से में जितना जमीन था खेती करने के लिए उपलब्ध पालमपुर में, अभी भी जितना जमीन है खेती करने के लिए उपलब्ध पालमपुर में, वो एक ही समान है, यानी कि वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और हमने ये पढ़ा कि ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड क्या है, तो हेक्टर है, लेकिन गाँवों में हमें देखने को मिलता है कि लोग बीघा गुइंथिया में भी क्या कर रहे होते, बात कर रहे होते जमीन के बारे में। तो आगे बढ़ते, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोई तरीका है जिससे हम उसी जमीन के टुकड़े से क्या कर सके, ज्यादा मात्रा में खेती कर सके, यानी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यस भी है, हम कर सकते हैं। तो अब आगे जब हम पढ़ेंगे ये जो नीचे वाला जो सेक्शन को, तो यहाँ पे हमें समझने को मिलेगा कि हाँ ये मुमकिन है कि हम उसी एरिया से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of यूपी। तो यहाँ पे बोला गया उत्तर प्रदेश, यानी कि तो यहाँ पे बोला गया किस तरीके के क्रॉप्स हम उगा रहे हैं और साथ में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है फार्मिंग के लिए। इन मामलों में अगर हम चर्चा करेंगे तो पालमपुर किसके जैसा है, तो बोला गया पालमपुर रिजेंबल करता है, यानी कि वो एक विलेज के जैसा है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी में स्थित है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। तो जो भी जमीन है, जो घर हॉस्पिटल, मतलब ये स्कूल्स वगैरह बना के, जो रोड्स वगैरह बना के जो बचा वो जमीन, वो सारा जमीन को वहाँ पे क्या किस पर्पज के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, तो उस जमीन को वहाँ पे यानी कि पालमपुर में खेती के पर्पज के लिए लाया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर लिखा गया है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। तो कोई भी जमीन को ऐसे ही का मतलब छोड़ा हुआ नहीं है, यानी कि उसको ऐसे ही वहाँ पे खेती किए बगैर छोड़ा हुआ नहीं है, यानी कि मतलब जो भी जमीन है एक्स्ट्रा जमीन, वो सारी जमीन में खेती किया हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ दैट इज फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो यहाँ पे याद रखना है बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में वहाँ पे खरीफ बोला गया है कि हम क्या उगाते हैं, यानी कि पालमपुर में क्या उगाते हैं, तो ज्वार और बाजरा फार्मर्स उगाते हैं। These plants are used as cattle feed। तो ये जो प्लांट्स है जो उगा रहे फार्मर्स, उसको कैटल फीड के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद आगे बोला गया है कि इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वहां पे क्या उगाते हैं फार्मर्स, तो बोला गया है पोटैटो उगाते हैं। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद वीट। तो यहाँ याद रखो विंटर के सीजन में रबी क्रॉप वहाँ पे क्या उगाते हैं, तो बोला गया है कि वीट वहाँ पे किसान उगाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या उगा रहे थे, ज्वार और बाजरा। उसके बाद हमने पढ़ा पोटैटो और थर्ड में हमने क्या पढ़ा, वीट। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितना आवश्यक है उतना वो वीट वो अपने परिवार के लिए रख लेते हैं और बाकी जो सरप्लस प्रोडक्शन यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। कहाँ पे है, तो बोला गया है कि मार्केट में रायगंज। अब रायगंज कहाँ है, तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि रायगंज एक क्या है, बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है किससे, तो पालमपुर से। तो वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा वीट है उसको वो बेच देते हैं। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year। तो बोला गया है कि वहाँ पे जो पालमपुर में कुछ जमीन के हिस्से में क्या उगाते, सुगर केन उगाते, जिसको साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद बोला गया सुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो सुगर केन अपने रॉ फॉर्म में यानी कि जो सुगर केन के जो स्टिक्स होते हैं और साथ में बोला गया है कि जैगरी के फॉर्म में यानी कि गुड़ के फॉर्म में उसको बेचा जाता है। कहाँ पे, तो ट्रेडर्स को बेचते हैं। कहाँ पे, तो बोला गया शाहपुर में। अब शाहपुर क्या है, तो मैंने बोला था स्मॉल टाउन है। तो ये शाहपुर में जो ट्रेडर्स है उनको वो क्या बेचते हैं, रॉ सुगर केन बेचते हैं या फिर जैगरी के फॉर्म में सुगर केन को वो बेचते हैं। तो आगे बोला गया द मेन रीजन why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। तो यहाँ पे जो मुख्य कारण है क्यों पालमपुर में जो फार्मर्स है वो 3 अलग अलग किस्म के क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, वो क्या है, तो बोला गया है वहाँ पे बहुत ही अच्छा क्या है, इरिगेशन का सिस्टम है। तो हमने क्या क्या क्रॉप पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ज्वार बाजरा, उसके बाद पोटैटो, उसके बाद हमने वीट के बारे में बात किया और हमने ये भी पढ़ा कि जमीन के कुछ हिस्से में पालमपुर में क्या उगाते हैं लोग, वहाँ पे सुगर केन भी उगाते हैं।
तो आगे बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो पहले ही पालमपुर में आ गया, यानी कि पहले के समय में ही आ गया। अर्ली बोला गया तो अर्ली वो आ गया। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इसका मुख्य जो असर है हमें देखने को मिलता है कि उसने क्या बदल के रख दिया, कि जो इरिगेशन सिस्टम है उसको ही बदल के रख दिया, इसने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. तो उससे पहले यानी कि ट्यूबवेल्स के आने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के आने से पहले, इससे पहले क्या था, जो फार्मर्स थे वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए यानी इरिगेट करने के लिए फील्ड को वो पर्शियन व्हील्स का प्रयोग करते थे। तो पर्शियन व्हील्स का जो पिक्चर है, तुम नेट में पर्शियन व्हील लिखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। वहाँ पे ज़्यादातर जो जैसे कि ऑक्सन का प्रयोग करके वो उस व्हील को काम में लाते थे और उसकी मदद से वो पानी को ड्रॉ करते थे यानी निकालते थे वेल से। तो यही चीज यहाँ पे बुक तुम्हें बता रहा है। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. तो लोगों ने जब ट्यूब वेल्स का काम देखा, उन्होंने देखा कि वो जो ट्यूब वेल्स होते हैं वो तो बड़ा बड़ा जो एरियाज है उसको भी क्या कर देता है, आसानी से खेतों को सिंचाई कर देता है, इरिगेट कर देता है। उसके बाद द फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो पहले पहले जो फर्स्ट जो ट्यूब वेल्स लगाए गए थे तो वो गवर्नमेंट द्वारा पालमपुर में लगाए गए थे। सुन हावेवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। लेकिन उसके बाद तुरंत क्या होने लग गया, जब लोगों ने देखा कि ट्यूबवेल्स का काम बहुत अच्छा है तो उन्होंने खुद का प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट, तो इसी परिणामवश बोला गया है कि बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टीवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वाज इरिगेटेड। तो इसी कारण की वजह से, यानी कि जब लोगों ने देखा कि ये जो ट्यूबवेल्स है, ट्यूबवेल्स तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इरिगेशन करता है, तो इसी वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने यहाँ भी ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। इसी वजह से बोला गया 1970s तक, मिड 1970s तक जो पूरा जो कल्टीवेटेड एरिया था 200 हेक्टर का, कहाँ पे, तो पालमपुर पे वो सारा इरिगेटेड था, तो इरिगेटेड हो गया था। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमारे जो देश है, देश में जो विलेजेस है, सारे विलेजेस में हमें ऐसा हाई लेवल ऑफ इरिगेशन देखने को नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम द रिवरराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। तो यहाँ पे याद रखो, जो रिवरराइन प्लेन्स है, जहाँ पे जो प्लेन एरिया जहाँ से रिवर्स बहते, उसके अलावा जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे भी हमें ऐसा वेल इरिगेटेड सिस्टम देखने को मिलता है इंडिया में। इन कॉन्ट्रास्ट, तो इसके विपरीत हमें देखने को मिलता है कि प्लेट्यू रीजन्स में, सच एज द डेक्कन प्लेट्यू, हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। तो इसके विपरीत हमें जो डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है वहाँ पे हमें जो इरिगेशन का मात्रा है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि इरिगेशन का सुविधा कम देखने को मिलता है। Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. तो बोला गया है कि जो टोटल कल्टिवेटेड लैंड है हमारे देश में, उसमें जो लिटिल लेस देन 40% एरिया में क्या है, इरिगेशन का सुविधा है अभी भी। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो बाकी का जो एरियाज रहा लगभग 60%, तो इस एरिया में क्या होता है, लोग जो फार्मिंग करते हैं वो अभी भी इरिगेशन का वहाँ पे जैसे कि ट्यूबवेल्स वगैरह का फैसिलिटी नहीं है, लोग किस पे डिपेंडेंट है, तो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है फार्मिंग के लिए। तो आगे यहाँ बोला गया, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये जो है 2 से लेके मल्टीपल क्रॉपिंग तक ये तुम्हें मेमोराइज करना होगा, क्योंकि अभी पूछा मैंने कभी जाके कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम, जो 2 से अधिक यानी कि 1 से अधिक कहेंगे तो मतलब 2 या फिर 2 से अधिक मात्रा में हम क्या करेंगे, क्रॉप्स उगाएंगे कोई जमीन के मतलब पीस ऑफ लैंड पे इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो यही चीज याद रखना है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, यानी कि मोर देन वन क्रॉप मतलब 1 से अधिक होगा, तो एक क्रॉप को ग्रो करना नहीं हो सकता है, हम 2 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, 2 से अधिक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं इन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमने अभी मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जांपल कौन सी जगह में देखा, कौन से विलेज में, तो हमने अभी पालमपुर विलेज में ये मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जांपल देखा, जहाँ पे हमने देखा कि वो सबसे पहले ज्वार और बाजरा उगा रहे थे, उसके बाद पोटैटो उगा रहे थे और उसके बाद व्हीट उगा रहे थे। ऐसे करके हमने देखा कि कहीं कोई एरिया में पालमपुर में वो शुगर केन भी उगा रहे थे। तो आगे बोला गया, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन तरीका है जिससे हम जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा सकते हैं कोई जमीन के टुकड़े से, यानी कि जो पीस ऑफ लैंड होता है उससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। यहाँ याद रखो कि सारे के सारे जो फार्मर्स है जो पालमपुर में है वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं। कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पे थर्ड क्रॉप के रूप में पोटैटो उगाते हैं इन द पास 15 to 20 ईयर्स। तो पिछले जो 15 से लेके जो 20 साल है वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ये मतलब कम से कम 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं और तीसरे क्रॉप के रूप में वो किसको उगा रहे हैं, तो पोटैटो को उगा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेक्शन फर्दर। यहाँ पे आगे हमें और एक तरीका बताया गया है जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और हमने यहाँ पे देखा लैंड क्या है, फिक्स्ड है, और साथ में हमने वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बात किया और जाना कि मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू वो जो सेम पीस ऑफ लैंड होता है उस जमीन से हम और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, अलग अलग पौध मतलब अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करके, यानी कि यहाँ पे मोर देन 1 क्रॉप को ग्रो करके एक एग्रीकल्चरल ईयर में। सो थैंक यू चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।